नमस्कार। तो वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टेड है। इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक पे, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ जॉन्डिस, न्यूनेटल जॉन्डिस। तो चाइल्ड हेल्थ का टॉपिक है, पीडियाट्री का टॉपिक है, तो हम इसमें बात करेंगे न्यूनेट की। न्यूनेट में होने वाला जॉन्डिस बहुत ज़्यादा कॉमन माना जाता है, बट बहुत ज़्यादा डेंजर भी माना जाता है। तो इस पर एक छोटा सा वीडियो रेडी हो चुका है, पैथोफिजियोलॉजी। और मेरे पढ़ाने का आपको तरीका पता है कि सबसे पहले कि बीमारी क्यों हुई है, उसके बाद उसके सिम्टम, उसका जो डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन है उस पर मैं बात करती हूँ। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट वीडियो इस पर अपलोड कर दिया है पैथोफिजियोलॉजी पे। तो अब आज पूरे डिटेल में और पूरा टॉपिक कवर कर देंगे जॉन्डिस का। तो जॉन्डिस है क्या? न्यूनेटल जॉन्डिस, न्यूबॉर्न जॉन्डिस। न्यूनेटल कौन से होते हैं? न्यूनेटल का जो पीरियड देखोगे आप, एक अर्ली होता है और एक लेट होता है। अर्ली न्यूनेट का जो पीरियड होता है वो 0 to 7 डे, यानी बर्थ के डे से लेकर के 7 दिन तक अर्ली न्यूनेट होता है। और हमारा 8 से लेके 28 डेज यानी 1 मंथ का जो बाकी का दिन बच जाता है वो हमारा लेट न्यूनेट होता है। तो इस न्यूनेटल पीरियड में जॉन्डिस होना बहुत ज़्यादा कॉमन माना जाता है। जॉन्डिस है क्या? अगर एक तो मैंने शॉर्ट वीडियो में हाइपर बिलीरुबिनीमिया और जॉन्डिस दोनों में क्या डिफरेंस है उस पर वीडियो बनाया, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें इस वीडियो को देखने से पहले। तो अगर जॉन्डिस की बात करें तो जॉन्डिस में होता क्या है कि बिलीरुबिन जो बिलीरुबिन सीरम है उसका लेवल जब बढ़ता है तो कुछ लेवल जैसे 4 to 5 mg पर डेसीलीटर जब लेवल आता है तो उस लेवल पे जो बॉडी है उसका कलर चेंज होने लगता है, येलोइश दिखने लगता है, तो उसको हम जॉन्डिस बोल देते हैं। बट दो तरीके के यहाँ पे जॉन्डिस होता है, एक फिजियोलॉजिकल और एक पैथोलॉजिकल। तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कब बोलेंगे? इससे ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानना कि प्री टर्म और टर्म बेबी में अगर न्यूनेट है वो, तो उसमें नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल कितना जा सकता है। अगर टर्म बेबी की बात करें तो टर्म बेबी में 12 mg पर डेसीलीटर तक बिलीरुबिन नॉर्मल माना जाता है। MCQ यहाँ से पूछा जाता है, टर्म बेबी में अगर बात करें तो टर्म बेबी में नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल जा सकता है 12 mg पर डेसीलीटर तक। और जो हमारा प्री टर्म बेबी है, प्री टर्म बेबी में जो लेवल है वो लेवल 15 mg पर डेसीलीटर तक चला जाता है। तो 15 mg पर डेसीलीटर तक नॉर्मल माना जाता है प्रीटर्म बेबी में, और वही 12 mg पर डेसीलीटर तक नॉर्मल माना जाता है टर्म बेबी में। अगर टर्म बेबी में 12 mg से ऊपर जा रहा है हमारा बिलीरुबिन लेवल तो उसमें डायग्नोस करेंगे जॉन्डिस। अगर प्रीटर्म बेबी में 15 mg से 15 mg पर डेसीलीटर से ऊपर जा रहा है तो उसमें डायग्नोस करेंगे कि बच्चे को जॉन्डिस है और बहुत सीवियर कंडीशन वाली जॉन्डिस है। एक स्केल के बारे में भी पढ़ेंगे जिस स्केल में मेज़र किया जाता है कि जॉन्डिस का स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो स्टेज वाइज भी इसको डिवाइड किया जाता है। तो बच्चे में आप कितना लोगे कि बच्चे में अगर 15 फिजियोलॉजिकल जो आपका 12 mg तक जाना, 15 mg तक जाना फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस माना जाता है, और इसको नॉर्मल माना जाता है जो 7 डेज पे अपने आप ही ठीक होने लगता है। वही अगर फिर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की बात करें तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में ये जो जॉन्डिस का लेवल है, बिलीरुबिन का लेवल है, वो आपका 15 से ऊपर, 12 से ऊपर जाने लगता है, जिसको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। और उसमें होता क्या है कि बच्चा जो है वो 15 दिन से नॉर्मल 7 to 14 डेज में जॉन्डिस ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर 14 डेज और 15 डेज से ऊपर जा रहा है तो वो सीवियर कंडीशन होती है जॉन्डिस की। तो जॉन्डिस क्या है? एक आपका जॉन्डिस एक ऐसी डिजीज़ कंडीशन है जिसमें बिलीरुबिन का लेवल बढ़ने की वजह से हो रहा है। और क्या होता है इसमें, जो हमारा बॉडी का कलर है नॉर्मल कलर से हटके येलोइश कलर दिखने लगता है, स्पेशली आपका आईज़ और आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल येलो हो जाता है। बेबी का जो पाम है वो भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा गर्म और थोड़ा कलर चेंज सा दिखने लगता है, स्किन का कलर येलो सा दिखने लगता है। और अगर टाइप्स की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। अगर बच्चा पैदा हुआ है और 24 घंटे के अंदर बच्चे को जॉन्डिस हो रहा है तो वो पैथोलॉजिकल कंडीशन 24 घंटे के बाद होना नॉर्मल माना जाता है, और ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में आता है। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस आफ्टर 24 आवर,
अगर हो रहा है तो उसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस करेंगे। अगर विद इन 24 आवर, अगर 24 आवर के अंडर में हो रहा है तो उसको हम पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोलेंगे। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में बिलीरुबिन लेवल अप टू जा सकता है 15 mg पर डेसीलीटर या 15 mg पर डेसीलीटर तक हो सकता है, ठीक है। और अगर वही इसमें बात करें तो बिलो देन 15 mg पर डेसीलीटर, प्री टर्म में 15 mg और टर्म बेबी में 12 mg पर डेसीलीटर। तो एक यहाँ से रिलेटेड मैं आपको एक नर्स का रोल बता देती हूँ। अगर एक बच्चा है और उसको जॉन्डिस हो गया है तो सबसे पहला एक नर्स का रोल बनता है कि सब एसेस करने के लिए क्वेश्चन करना माँ से, मदर से। बच्चे से तो वो हिस्ट्री कलेक्ट नहीं करेगी, तो मदर से पूछेगी कि बच्चा कितने देर का है, अभी पैदा हुआ है, 2-4 घंटे पहले पैदा हुआ है या 1 दिन हो गया। तो उससे हमें पता लग जाता है कि बच्चे का पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है या फिर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कॉजेज़ की। कॉजेज़ क्या हो सकते, तो जो न्यूनेटल जॉन्डिस का जो कॉजेज देखा जाता है वो नॉर्मल कॉजेज हमारा है RH इनकम्पैटिबिलिटी, जिसको सेकंड नेम उसका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस भी है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस या फिर RH इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो पॉजिटिव होता है और मदर नेगेटिव होती है, तो उसको हम RH इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं, जो कि इसका कॉज माना जाता है। फर्स्ट और कॉमन कॉज है बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला RH इनकम्पैटिबिलिटी। इसका सेकंड नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस को RH इनकम्पैटिबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मदर नेगेटिव होती है एंड बच्चा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, उसका RH फैक्टर पॉजिटिव होता है। तो एक तो रीज़न ये हो गया आपका कॉजेज। सेकंड ABO इनकम्पैटिबिलिटी, अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा मदर और बच्चे का तो ये भी रीज़न हो सकता है। थर्ड बिलीरुबिन लेवल का बढ़ना, हाइपर बिलीरुबिनेमिया। फोर्थ सिंड्रोम, कुछ ऐसे सिंड्रोम होते हैं, वैसे तो जॉन्डिस होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के बढ़ने की वजह से, बट कुछ ऐसी कंडीशन भी है जिसमें अनकॉन्जुगेटेड ना बढ़ के कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का बढ़ना होता है। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का बढ़ना बहुत रेयर देखा जाता है, बट कुछ ऐसे सिंड्रोम है जिसमें देखा गया है कि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ता है। एक तो हमारा आ जाता है रोटो सिंड्रोम और एक ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम। साइड में लिख देती हूँ मैं, ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम, रोटो सिंड्रोम। इसका पैथोफिजियोलॉजी बहुत अच्छे से डाला हुआ है, तो पैथोफिजियोलॉजी ज़रूर देखें, वो मैं इसके प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। आपका वो पार्ट 1 है। पैथोफिजियोलॉजी में पूरा बताया हुआ है कि जॉन्डिस कैसे हो रहा है, RBC कब टूटता है, RBC का लाइफ टाइम कितना होता है, एक बच्चे में लाइफ स्पेन कितना देखा जाता है, एक एडल्ट में कितना देखा जाता है, और अब जो हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है उसका लेवल कैसे बढ़ रहा है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कैसे बनता है, कहाँ से कैसे बनता है, कौन सा प्रोटीन हेल्प कर रहा है, सारी चीज़ें पूरे डिटेल में पैथोफिजियोलॉजी डाली हुई है। तो पैथोफिजियोलॉजी पहले फर्स्ट ज़रूर देखें, उसके बाद जब आप इसको देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कॉजेज़ और जो डेफिनेशन है वो कैसे एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं। और एग्ज़ाम में फ्लो चार्ट अगर बना के आओ पैथोफिजियोलॉजी का, तो वैसे भी टीचर को पता लग जाता है कि बच्चे ने डिजीज़ को पढ़ा है कि एक्चुअली ये हो कैसे रहा है, ठीक है। तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया कि ये बिलीरुबिन लेवल के बढ़ने से हो रहा है, और उसके बढ़ने की वजह से शरीर का कलर येलोइश, स्किन का कलर, आई का कलर येलोइश हो रहा है। तो उसकी वजह से जो आपका हो रहा है वो जॉन्डिस है। जॉन्डिस के कुछ कॉजेज़ हैं, जैसे कि RH इनकम्पैटिबिलिटी, ABO इनकम्पैटिबिलिटी। RH इनकम्पैटिबिलिटी का सेकंड नेम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस एंड हाइपरबिलीरुबिनेमिया। और कुछ सिंड्रोम भी देखे गए हैं, डुबिन जॉनसन सिंड्रोम, रोटो सिंड्रोम, जिसमें कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का बढ़ना नॉर्मल माना जाता है। इसमें कॉन्जुगेटेड बढ़ रहा है, इसमें आपको पॉइंट देखना है कि इसमें कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ रहा है जो कि रेयर है। और इसके अलावा भी देखें तो हेपेटाइटिस है, नियोनेटल हेपेटाइटिस, जिसमें कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ता है। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से न्यूनेटल जॉन्डिस देखे जाते हैं।
अब अगर क्लिनिकल फीचर की बात करें तो क्लिनिकल फीचर में क्या देखा जा सकता है, स्किन का येलो होना, इसके अलावा स्टूल जो है वो क्ले कलर का हो सकता है, यूरिन का कलर डार्क हो सकता है, डार्क यूरिन का कलर, स्टूल का कलर क्ले कलर दिखना, और बच्चे का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। उसके अलावा जो स्किन है वो ड्राई मिलेगी, डिहाइड्रेशन, और अगर बच्चे को फोटोथेरेपी कंटिन्यू दिया जा रहा है तो उसमें नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ा हुआ और बच्चा डिहाइड्रेटेड दिखेगा। तो इसीलिए हाँ, अनएबल टू फीड, जो बच्चा है वो जो क्राई है उसकी वो अच्छी नहीं है, जो क्राई काफ़ी लो क्राई है और बच्चा फीड नहीं कर रहा, मिल्क अवॉइड कर रहा है, ठीक है। तो फीडिंग प्रॉब्लम, बच्चे में टेम्परेचर का बढ़ना, डिहाइड्रेटेड स्किन, ड्राई स्किन, या फिर जो यूरिन का कलर है डार्क होना, स्टूल का कलर चेंज होना, क्ले कलर होना, ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं जो कि जॉन्डिस में बच्चों में देखे जाते हैं। अब इसके अलावा बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में एक स्केल है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में जैसा कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, फर्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन, सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन, थर्ड आपका जो आ जाएगा कंप्लीट ब्लड काउंट और बिलीरुबिन चेक करना। उसके अलावा एक स्केल है जिसमें स्टेज का पता चलता है कि बच्चे में इसका कौन सा स्टेज चल रहा है। स्टेज वन में क्या होगा कि जब बिलीरुबिन चेक करेंगे तो बिलीरुबिन का लेवल होगा 4 to 6 mg/dL, जिसमें हमारा जो एरिया है वो आ जाएगा हेड एंड नेक। हेड और नेक दो चीज़ों को मिला करके, हेड एंड नेक को दो चीज़ों को मिला करके अगर बिलीरुबिन का लेवल 4 to 6 mg/dL पे जा रहा है तो ये आ जाता है हमारा स्टेज 1। सेकंड आ जाता है आपका अपर टोर्सो, नेक के बाद से जो बीच वाला एरिया है, सबसे ज़्यादा अगर जॉन्डिस सबसे पहले अफेक्ट करता है तो वो आपका सेंट्रल एरिया का होता है, सेंट्रल एरिया से पेरिफेरल एरिया में जाता है। तो सेंट्रल एरिया में अपर टोर्सो जो है, अपर टोर्सो में जो बिलीरुबिन का लेवल है वो 6 to 8 mg/dL चला जाता है, जिसमें हम स्टेज जो होता है वो सेकंड देते हैं। थर्ड आपका आ जाएगा 8 to 12 mg/dL, जो कि आपका थर्ड स्टेज है। एंड फोर्थ में लोअर लेग और आपका आर्म आ जाता है, जिसमें 12 to 15 mg/dL चला जाता है। अब अगर स्टेज 5 कौन सी होती है, स्टेज 5 में क्या होता है कि जो पाम एरिया होता है लोअर लेग का, लेग के अलावा जो पाम एरिया है, अगर पाम एरिया को इंक्लूड करते हैं तो वो आपका या तो 15 या 15 से ऊपर, मोर देन 50 mg/dL, जो कि बहुत सीवियर कंडीशन मानी जाती है जॉन्डिस की। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, 4 to 6 mg/dL बिलीरुबिन लेवल जाएगा, जिसमें आपका हेड और नेक एरिया आ जाता है। फिर सेकंड स्टेज में आपका अपर टोर्सो, जिसमें 6 to 8 mg/dL, एंड थर्ड में आपका लोअर टोर्सो एरिया, थाई तक जाएगा वो एरिया, आपके जो लोअर एब्डोमेन पार्ट है उस वहाँ से लेकर के आपके थाई तक वो एरिया जाएगा, जिसमें लोअर टोर्सो बोल रहे हैं। लोअर टोर्सो एरिया में आपका 8 to 12 mg/dL बिलीरुबिन का लेवल जाएगा। एंड ये आपका था थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज में आपका लेग एंड आर्म आ जाता है, जिसमें आपका ये
जो स्टेज है वो आपका थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज जाएगा। एंड इसमें जो वैल्यू है वो 12 to 15 mg। लास्ट आपका पाम है जिसमें 15 या फिर मोर देन 15 mg पर डेसीलीटर बिलीरुबिन का लेवल हो जाता है, और ये एक सीवियर कंडीशन होती है जॉन्डिस की। तो इस स्केल से हम डिटेक्ट करते हैं कि जॉन्डिस किस लेवल तक का है, कौन सा है, माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर कंडीशन चली गई है, फिजियोलॉजिकल है या फिर पैथोलॉजिकल है, और इसके हिसाब से जॉन्डिस को डायग्नोज करते हैं कि बच्चे में, और ट्रीटमेंट भी डिसाइड करते हैं कि बच्चे को कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए। जैसे कि ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो फोटोथेरेपी तो हम पढ़ते ही हैं, फोटोथेरेपी के अलावा भी इसकी मैनेजमेंट होती है, जैसे ब्लड एक्सचेंज करना, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एक्सचेंज करना। इसके अलावा जो HB है वो आपकी IV लाइन के थ्रू देना। तो कुछ ये सारे ट्रीटमेंट होते हैं जो कि हम जॉन्डिस वाले बच्चे को देते हैं। फोटोथेरेपी में ब्लू लाइट होती है, वो ब्लू लाइट का काम होता है बिलीरुबिन को तोड़ना, अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड बनाना, सो डैट जो अनकॉन्जुगेटेड लेवल बढ़ रहा है अब वो कॉन्जुगेट होके हमारे स्टूल और यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। तो जो बिलीरुबिन है स्टूल के थ्रू निकलता है उसका नाम है स्टर्कोबिलिनोजन, और यूरिन से जिस फॉर्म में निकलता है यूरोबिलिनोजन। तो यूरोबिलिनोजन फॉर्म है बिलीरुबिन का जो यूरिन से पास हो रहा है, स्टर्कोबिलिनोजन जो स्टूल से पास हो रहा है। तो इस फोटोथेरेपी इसलिए दी जाती है कि अनकॉन्जुगेटेड यूरिन टूटकर कॉन्जुगेटेड में आ जाए और बच्चा धीरे धीरे जॉन्डिस का जो लेवल है, वो जो बिलीरुबिन का लेवल है वो कम हो जाए और जॉन्डिस सही हो जाए। उसके अलावा अगर ये नहीं ठीक हो रहा है तो आपका ब्लड एक्सचेंज करना पड़ता है जब ये इनकम्पेटिबिलिटी देखी जाती है, या फिर HB दी जाती है IV लाइन के थ्रू। तो ये कुछ मैनेजमेंट है, और इसमें नर्स का रोल एसेस करने में आ जाता है कि बच्चे की हिस्ट्री लेना कि बच्चा कितना देर का है, कितने घंटे पहले पैदा हुआ है। उसके अलावा कि बच्चा का जो फीड है, बच्चा फीड नहीं कर रहा है तो उसको भी ऑब्जर्व करना, अपने सामने ब्रेस्ट फीड करवा के देखना कि बच्चा फीड कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। डिहाइड्रेशन चेक करना, और डिहाइड्रेशन पे भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है कि डिहाइड्रेशन बच्चों में कैसे चेक करना चाहिए। तो डिहाइड्रेशन चेक करना, उसकी स्किन पिंच करके देखना कि कितने सेकंड में रिटर्न जा रही है, रिटर्न बैक जा रहा है। तो ये कुछ नर्स के रोल हो गए। और फोटोथेरेपी के ड्यूरिंग फोटोथेरेपी उसके बच्चे को आईज़ और जेनाइटल एरियाज को कवर करना, ये सारा नर्स का रोल है। और उसके बाद क्या इम्प्रूवमेंट आया है बच्चों में, क्या चेंजेस आई हैं, ये सारे चीज़ों को डिटेक्ट करके फैमिली को एजुकेट करना, फैमिली को बताना। फीडिंग मेथड में हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि जॉन्डिस की वजह से, हो सकता है कि मदर को ही सही पोजीशन में फीड ना कराने आ रहा हो, या फिर मदर, कई न्यू मदर होती हैं जिनको कई चीज़ें नहीं पता होती है, तो मदर फैमिली को एजुकेट करना, उनको काउंसलिंग देना, ये सारे नर्स के रोल है। तो इसी के साथ हमारा जॉन्डिस का टॉपिक पूरा क्लियर हो गया, पूरे तरीके से ख़त्म हो गया। इसकी पैथोफिजियोलॉजी वीडियो पहले ही ऑलरेडी डाला हुआ है, और बाकी जो चीज़ें बची हुई थी वो मैंने डाल दिया। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। सेकंड देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही, जिस पे आपका शॉर्ट टॉपिक्स डले हुए हैं, वही टॉपिक को ख़त्म करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स पे होने वाला है कि मेंटल हेल्थ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कौन कौन से हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।